गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें कि हमने फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा था जो था प्लाज्मिड। आज हम दूसरे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज में नॉर्मली रूप से एक लीनर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको कि किसी भी एक एरिया से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से तोड़ने पर दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देने पर जो नया डीएनए बनता है ये उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जो कि आगे बैक्टीरियोफेज के ऊपर जाकर क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता है। कहते these are the more efficient than plasmid for cloning large DNA insert। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बहुत ज़्यादा मोर एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा बड़ा फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। फेज लैम्डा एंड M13 फेज आर कॉमनली यूज टू बैक्टीरियोफेज इन जीन क्लोनिंग। ये एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन से बैक्टीरियोफेज हैं जो कि जीन क्लोनिंग के अंदर यूज़ करे जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? फेज लैम्डा एंड M13 फेज। ओके। 53 किलोबाइट डीएनए कैन बी पैकेज्ड इन द बैक्टीरियोफेज। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो बैक्टीरियोफेज के अंदर कितना डीएनए को हम पैकेज कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा 53 किलोबाइट डीएनए को हम बैक्टीरियोफेज के अंदर पैक कर सकते हैं। द स्क्रीनिंग ऑफ पेज प्लेक्स इज़ मच ईजियर दैन द स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल क्लोनिंग। मेनली लीनर डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में मेनली लीनर डीएनए ही प्रेजेंट होता है। इससे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं कि सुपर कॉइल्ड, सर्कुलर और लीनर कई टाइप से डीएनए की स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है। इन द वाइल्ड स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियोफेज ओनली 2.5 किलोबाइट फॉरेन डीएनए इंसर्टेड। बैक्टीरियोफेज की जो वाइल्ड स्पीशीज़ होती हैं में केवल 2.5 किलोबाइट आउटर डीएनए ही इंसर्ट किया जा सकता है। इन वाइल्ड स्पीशीज़ में डीएनए में से अगर अनरिक्वायर्ड भाग को क्या कर सकते हैं? काट देते हैं और उसको दोबारा से जोड़कर या उसका रिकन्स्ट्रक्ट करा जाता है। इस रिकन्स्ट्रक्ट बैक्टीरियोफेज डीएनए में 20 से 25 किलोबाइट फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल डीएनए होगा, वाइल्ड डीएनए, उसमें सिर्फ 2.5 किलोबाइट होगा और रिकन्स्ट्रक्ट करने के बाद हम उसमें 20 से 25 किलोबाइट फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायग्रामेटिक अगर हम प्रेजेंटेशन देखें तो ये एक लीनर डीएनए है। इस डीएनए को क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया एंड 2 स्पीशीज़ ऑफ डीएनए फेजेस हमें मिल गई। अब इन 2 सेगमेंट्स के बीच में क्या होता है? फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। अब ये फॉरेन डीएनए बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकता है, फॉर 20 to 25 किलोबाइट लॉन्ग के बराबर हो सकते हैं। अब जैसे ही ये फॉरेन डीएनए इसके अंदर इंसर्ट करता है तो ये क्या बन जाता है? ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फेज़ बन जाता है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए फेज़ क्या करेगा? बैक्टीरियोफेज के अंदर इसकी पैकेजिंग हो जाएगी, या फिर हम ये बात कह सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर पैक होकर आगे बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर जाकर इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही ये इन्फेक्ट करेगा, इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? इस प्रोसीजर को लाइसिस कह देते हैं। तो ये छोटा सा जो सेगमेंट था ये था बैक्टीरियोफेज का। इसके ऊपर भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। जो थर्ड हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर आता है वो होता है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? फ्रैगमेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल वेक्टर्स होते हैं। दे आर यूज इन द कॉम्बिनेशन विद M13 फेज। जो कि M13 फेज किस में काम हो रहा था? बैक्टीरियोफेज के अंदर। तो ये फ्रैगमेंट्स हमेशा आर्टिफिशियली तरीके से बैक्टीरियोफेज के साथ कॉम्बिनेशन में काम करेंगे, जिसमें कि M13 फेज को यूज़ किया जाता है। दे पॉसेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स इन द इंड्यूसेबल लैक जीन ऑपेरॉन या जीन प्रमोटर, जो कि लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जीन प्रमोटर्स और जीन ऑपेरॉन्स जो इंड्यूसेबल यानी किसी भी प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस पर क्लोनिंग सीट्स के लिए मल्टीपल सीट्स होती हैं जहाँ से कि ये प्रोसेस करवा सकता है। दे आर आइडेंटिफाइड बाय ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। कि जब इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जिसके अंदर ब्लू वाइट स्क्रीनिंग टाइप की लाइटिंग होती है, जिससे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ आता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स।
दीज आर सिमिलर टू इकोलाई प्लाज्मिड वेक्टर्स। ये क्या होते हैं, जो इकोलाई प्लाज्मिड्स होते हैं सेम उन्हीं की तरह होते हैं। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली अक्रिंग एफ प्लाज्मिड। ये किससे मिलते हैं, जो कि एफ प्लाज्मिड्स होते हैं, जो नेचुरली अकर होते हैं, उनसे हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर यूज टू स्टडी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जितने भी जेनेटिकली डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए इन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को यूज़ किया जाता है। दे कैन एकोमोडेट लार्ज डीएनए सीक्वेंसेस विदाउट एनी रिस्क। यानी ये इसके अंदर बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वेक्टर आता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स क्या होते हैं, ऐसे प्लाज्मिड पार्टिकल्स जिसमें लैम्डा बैक्टीरियोफेज के कॉस वाले डीएनए सीक्वेंस को इंसर्ट कर दिया जाता है, उन्हें कॉस्मिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक हमने डीएनए सीक्वेंस लिया है या बैक्टीरियोफेज लिया जिसके अंदर कॉस प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होंगे और रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होंगे। रेस्ट्रिक्शन साइट्स का काम क्या होता है, जहाँ से इनको हम कट कर सकते हैं। Cosmid vectors are hybrid between plasmid and phase lambda vectors। कॉस्मिड को हम एक तरफ का हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों की मिलावट, यानी प्लाज्मिड और जो बैक्टीरियोफेज है उन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो कॉस्मिड होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर प्लाज्मिड के होते हैं और कुछ कैरेक्टर फेज के प्रेजेंट होते हैं। कॉस्मिड वेक्टर्स आर डिज़ाइन टू क्लोन लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जो कॉस्मिड्स का क्यों बनाया गया, कॉस्मिड्स को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ की जा सके या उनकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनएज़ के बनाए जा सके, एंड टू ग्रो देयर डीएनए एज अ वायरस और एज प्लाज्मिड, और उनके वायरस और प्लाज्मिड को भी ग्रो करवाया जा सके। Cosmid vectors are used to homologous recombination between two different plasmid in the same cells and grown in both bacteria and animal cells। कॉस्मिड बैक्टीरियल्स को होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशंस के अंदर यूज़ किया गया, जिससे कि एक ही सेल के अंदर डिफरेंट प्लाज्मिड्स को रीजनरेट करवाया जा सके। कॉस्मिड कैन बी यूज टू बिल्ड जीनोमिक लाइब्रेरीज। कॉस्मिड्स को जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कॉस्मिड वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कॉलिन्स एंड हॉर्न्स इन 1978। अब इसमें क्या था, कॉस्मिड को सबसे पहले पता चल गया कि 1978 में बारबरा हॉर्न व जॉन कॉलिन्स ने किया था। इसने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में कॉसिड्स प्लाज्मिड डीएनए को लैम्डा पार्टिकल्स के रूप में पैक करने में हेल्प करते हैं, जबकि प्लाज्मिड खुद क्या होते हैं, रिकंस्ट्रक्ट हो सकते हैं और इन पर कोई भी ड्रग रेजिस्टेंस का जीन उपस्थित होता है, जिससे उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इस पर क्या होंगे, ड्रग रेजिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस प्रेजेंट होने के कारण ये इसकी साइड को कट कर देते हैं। जैसे क्या है, ये इसमें कॉस सीट्स प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्शन सीट एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होंगे। रेस्ट्रिक्शन साइट इसको यहाँ से कट करेंगी और फॉरेन डीएनए जिसको कि BAMH1 क्या करेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। अब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स और ये जो कॉस सीट जो इस सर्कुलर को कट करने के बाद इसको लीनर पोजीशन में ले आते हैं, इसको आप वापस सर्कुलर नहीं होने देते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपस में लाइगेज एंजाइम की हेल्प से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे एंटर बैक्टीरिया फेज। लैम्डा इज़ अ बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरियल स्पीशीज इश्चीरिया कोलाई। लैम्डा फेज कंसिस्ट ऑफ वायरस पार्टिकल्स इंक्लूडिंग ऑफ हेड ऑल्सो नोन एज द कैप्सिड। इसके ऊपर भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कैप्सिड किसे कहते हैं। टेल एंड टेल फाइबर्स, द हेड कंटेन्स द फेजेस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जीनोम। अब ये जो इस सर्कुलर डीएनए को कट करके एक लीनर स्ट्रक्चर हमें मिली, जिसमें कि कॉस सीट्स हमें और ड्रग रेजिस्टेंस दोनों प्रेजेंट हैं, वो T4 डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन फॉरेन डीएनए के फ्रेगमेंट्स के साथ आकर जुड़ जाते हैं और एक लंबा डीएनए बना देते हैं, जो कि कितना, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 37 to 52 किलोबाइट के बराबर। और इनके अंदर क्या ये कॉसिट्स भी प्रेजेंट होंगे और अब ये कॉसिट्स प्लस डीएनए फ्रेगमेंट जिसके अंदर होगा वो क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज के ऊपर अटैक करेगा और बैक्टीरियोफेज के ऊपर अटैक करने के बाद वो क्या करेगा,
उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और ये सारी की सारी कंडीशन कैसी होंगी, इन विट्रो कंडीशंस होंगी। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेंगे और बैक्टीरियल सेल के ऊपर जब ये बैक्टीरियोफेज जाकर अटैच होगा तो इसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है वो बिल्कुल नॉक या पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही इसकी सरफेस पर ये पिन लाइक स्ट्रक्चर आती है, इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है और इसके अंदर जो भी DNA प्रेजेंट होता है वो क्या कर जाएगा, वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आकर ये क्या कॉस्मेट बना लेगा, जिसमें कि DNA साइट्स वो वाला DNA आ जाएगा जिसमें कि कॉस साइट्स और नॉर्मल फॉरेन DNA दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कॉस्मेट आ गया। अगर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल ये वाला DNA एंटर करता तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल DNA इसके अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन इसको हमने कॉस्मेट नाम दे दिया है। इसीलिए यह है कि ये एक टाइप का प्लाज्मिड है जो कि वेक्टर है, जो कि एक सेल से दूसरी सेल में जाने में हेल्प कर रहा है। जैसे ही ये वेक्टर्स क्या कर देते हैं, क्लोनिंग कर देते हैं, उसके बाद जो लास्ट सेकंड स्टेप होता है वो क्या करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इन बैक्टीरियल सेल्स। जो बैक्टीरियल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA पहुंच गया है वो क्या काम करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करना शुरू कर देता है। इन दिस प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट DNA प्लाज्मिड ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल। फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी ट्रीटेड रिकॉम्बिनेंट DNA प्लाज्मिड ऑन द 37 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट ट्रांसफर्ड इनटू कल्चर मीडिया। कि जो प्रोसेस यानी रिकॉम्बिनेंट हमें मिला था, हम उसको 37 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको कल्चर मीडिया, जो भी हमारे पास हमने कल्चर मीडिया तैयार कर रखा है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल्स आर डेवलप्ड एंड जीन क्लोनिंग इज स्टार्टेड। कि उसके अंदर जो प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और उसी के साथ जीन क्लोनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही उसके अंदर जीन क्लोनिंग स्टार्ट होती है, हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल क्लोन जीन्स एंड देयर ट्रांसफ़र इनटू अदर ऑर्गेनिज्म। जो क्लोनिंग वेक्टर्स बनने शुरू हो गए हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर उनको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे। विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वी आइडेंटिफाई द यूजफुल क्लोन जीन्स एंड कट दैम, एंड विद द हेल्प ऑफ कल्चर टेक्निक्स एंड ट्रांसफ़र दैम into DNA library, and according to requirement we transfer them into the bacteria, yeast, plant and the animals। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी अराइज हो जाता है कि हम उन्हें कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैक्टीरिया में, यीस्ट में, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो क्लोन्स हमें मिले हैं हम उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और एक सेल से हमने बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये क्या था, ये एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम जीन क्लोनिंग का, यानी एक जीन से बहुत सारे जीन्स बनाने, टू मेक मैनी आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ जीन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का।